करता हूं सर का और आगे बढ़ते हैं। और अभी मैं अनुरोध करूंगा डीडीजी UIDAI श्री शैलेंद्र सिंह को टू एड्रेस द ऑडियंस। एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। नमस्कार और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मंच पर उपस्थित एडिशनल सेक्रेटरी माइटी श्री अमित अग्रवाल जी, CEO एंड MD CSC श्री संजय राकेश जी, मेरे कोलीग UIDAI में श्री संजय सोहानी जी DDG UIDAI, और देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए CSC के कार्यकर्ता और ऑपरेटर्स, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और UIDAI की ओर से और मेरी तरफ से व्यक्तिगत मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लेने के लिए आप यहाँ पे आए। और इससे पता चलता है आपके नंबर्स देख करके इस वर्कशाला में आपकी भागीदारी देखकर ये पता चलता है कि ये वर्कशाला कार्यशाला आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए भी इसका कितना महत्व है। सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी संस्था या कोई भी तंत्र, कोई भी प्रक्रिया हो, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो उस संस्था के प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं, जो फ्रंट लाइन स्टाफ की हम बात करते हैं, वो सजग हों, समझदार हों और प्रशिक्षित हों। और आधार के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो ये फ्रंट लाइन स्टाफ या प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता आप सभी जो एनरोलमेंट ऑपरेटर्स हैं वो हैं। और यदि आप सजग, समझदार और प्रशिक्षित हों तो हमें आधार की जो पूरी प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए काफ़ी मदद मिलती है। और जो भी इसकी सर्विसेज लेना चाहते हैं आधार की, क्योंकि जैसा कि पिछले स्पीकर्स ने बोला, CEO सर ने भी बोला और संजय जी ने उन्होंने भी बोला कि करीब 1100 स्कीम्स ऐसी हैं गवर्नमेंट के जिसमें कि आधार की ज़रूरत पड़ती है। और आधार एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज, बेनिफिट्स या सब्सिडीज़ मिलती हैं, एक तरीके से एक ऐसा लाइसेंस है जिससे कि आपको अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री मिलती है ऑलमोस्ट in every walk of life now. So how important this document is, and ये डॉक्यूमेंट सही तरीके से इशू हो और सही तरीके से अपडेट हो आधार, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका अगर मैं कहूँ तो वो आप सभी की है। और इस पूरी प्रक्रिया, इस पूरी कड़ी में if I say the most important role that is played, it is by the enrollment operators, because जो भी इंफॉर्मेशन आप कैप्चर करते हैं एट द फ्रंट एंड, वो इंफॉर्मेशन दैट बिकम्स फाइनल, बिकॉज उस इंफॉर्मेशन को चेंज करना किसी भी स्टेज पे संभव नहीं है। उसको रिजेक्ट कर सकते हैं हम अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत तरीके से कैप्चर की गई है, कोई भी डॉक्यूमेंट गलत तरीके से कैप्चर किया गया है, या कि बायोमेट्रिक्स ठीक से कैप्चर नहीं हुआ है, या कि डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट से देख के जो आप फिल इन करते हैं अगर वो गलत तरीके से कैप्चर किया गया है तो फिर उसको किसी भी स्टेज पे UIDAI में हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अधिक से अधिक उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, और रिजेक्ट करने का परिणाम ये होता है कि अगर इस तरीके की गलतियाँ ज़्यादा संख्या में हों तो फिर रेसिडेंट्स को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो ग्रीवांसेस होते हैं रेसिडेंट्स के, कभी कभी मैं देखता हूँ वो जो ईमेल्स आते हैं और जिस तरीके के ग्रीवांसेस हमारे पास आते हैं उनको कभी कभी देख के दुख भी होता है कि उनको जिस तरीके की ज़रूरत होती है और जितने अर्जेंट बेसिस पे ज़रूरत होती है उनके आधार में अपडेशन की, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर इस तरीके की कुछ गलतियाँ हो जाएं तो रेसिडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी का सबब होता है।
तो ये जिम्मेदारी एक तरीके से आपके ऊपर एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि जब आप आधार एनरोलमेंट या अपडेशन का कार्य करते हैं तो ये सिर्फ एक प्रोफेशन की तरह नहीं है या कि एक पैसा कमाने का सिर्फ माध्यम नहीं है। आपको ये भी देखना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन कैप्चर की जाती है और जिस उद्देश्य से ये हो रहा है वो सही तरीके से किया जाए। और कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। CSC ऑपरेटर्स की जो एनरोलमेंट और अपडेट संख्या है, कुल संख्या, उसके करीब 11% रिजेक्शंस होते हैं उसमें। सो 11% रिजेक्शंस का मतलब ये है कि अगर करीब आपने 1 लाख CSC ने अगर एनरोलमेंट एंड अपडेट किए तो उसमें से अबाउट 11% जो एनरोलमेंट एंड अपडेट ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। और मोस्टली उनके रिजेक्ट होने का कारण ये होता है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा कारण है, सो आउट ऑफ 11 to 12%, अबाउट 8 to 9% इज़ बिकॉज जो लिस्ट ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रेसिडेंट ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और जो आपने एक्सेप्ट किया है और एनरोलमेंट के समय उसको जो हमारे पास जो आया है UIDAI के पास, वो वैलिड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करता है। सो एक ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही एक ऐसा एक एरर है जिसको कि बड़ी आसानी से आप इसको सुधार सकते हैं। बिकॉज अगर वैलिड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से उसको देख लें, पढ़ें और समझें, और जो डॉक्यूमेंट्स उसमें स्पेसिफाइड हैं, अगर सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आप रेसिडेंट को, अगर रेसिडेंट कोई डॉक्यूमेंट ऐसा देता है जो उसे मैच नहीं करता है, तो आपसे यही गुजारिश रहेगी कि रादर देन जस्ट एक्सेप्टिंग दैट, किसी प्रेशर में या कि आपके घर परिवार या कि जहां आप काम करते हैं उसके आसपास के लोग हैं जिनको कि आप जानते हैं, सो कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसको करने की इच्छा में इस तरीके की गलती कर सकते हैं। तो उसको अवॉइड करते हुए आप चेक करें कि डॉक्यूमेंट्स सही होना चाहिए। कि अल्टीमेटली अगर आप किसी की मदद भी करना चाहते हैं ये सोच करके कि चलिए ठीक है, कोई ऐसा रेसिडेंट है जिसको आप जानते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं, तो आप उसकी मदद करने के बजाय उसका हार्म कर रहे हैं, इन द सेंस कि आप अगर गलत डॉक्यूमेंट उसको अपलोड कर रहे हैं, सो अल्टीमेटली इट विल बी रिजेक्टेड और उसको और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सो सबसे जो कॉमन मिस्टेक है वो यही है कि लगभग 11% जो रिजेक्शंस होते हैं डॉक्यूमेंट एरर के चलते, उसमें से 8 से 9% होते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वैलिड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करते हैं। और करीब 2-3% जो एरर है वो ये है कि डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो आप फिलअप करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स रेसिडेंट ने दिए उससे देख करके जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन आप फिलअप करते हैं उसमें गलतियां होती हैं। सो मे बी टाइपिंग एरर्स हो सकते हैं और इस तरीके की मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो उनको अवॉइड करने की कोशिश करें, बिकॉज उसके चलते भी वो रिजेक्शंस होते हैं और फिर इसका खामियाजा अल्टीमेटली आपको और रजिस्ट्रार्स को बेसिकली भुगतना पड़ता है, मे बी फाइनेंशियल पेनाल्टी के रूप में और भी कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन के रूप में वो भुगतना पड़ सकता है। सो वो दैट अपार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको वो रेसिडेंट्स की परेशानियों को बढ़ाना नहीं है, उनकी परेशानियों को कम करना है, और वो तभी आप कम कर सकते हैं जब आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि गलतियां कम से कम हो। और एक दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस समय मेरे दिमाग में आ रहा है, वो जैसे संजय सोहानी जी ने कहा कि सेंटर्स ऑप्टिमम कैपेसिटी पे नहीं चल रहे हैं। सो एक तरह से वो बात सच लगती है, बिकॉज कुछ एनालिसिस हमने जो किया इंटरनली, तो उसमें हमने पाया कि जो सेंटर्स हैं, CSC आधार केंद्र हैं जो, वो उनमें जो डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऑलमोस्ट एवरेज इज़ अबाउट 8 to 9 ट्रांजैक्शंस पर डे। सो दैट इज़ क्वाइट लेस आई वुड से, बिकॉज जो एवरेज ट्रांजैक्शंस country wide nationally across the registrars is around 25 to 30. So ये numbers थोड़ा सा कम है। तो मुझे लगता है कि volume of work तो कम नहीं है, but ये एनालाइज करने की ज़रूरत है आपको कि इनमें नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस, एवरेज नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस आपके सेंटर्स में कम क्यों हैं, और
साथ ही साथ जो VLEs हैं, BCs हैं, उनमें भी जो एवरेज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है पर डे, दैट इज़ अराउंड 3 to 4 ट्रांजैक्शंस पर डे। सो वो भी संख्या काफ़ी कम लगती है। और तब जबकि हम बीच में बहुत सारे चेंजेस, अभी हमने पिछले कई महीनों से बहुत सारे चेंजेस किए और कई ऐसे डेवलपमेंट हुए जिससे कि ऐसा होना चाहिए था कि आपके ट्रांजैक्शंस और बढ़ें। एक उदाहरण मैं देता हूँ डॉक्यूमेंट अपडेट का, जो कि एक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है और जिसमें कि हमने रेगुलेशन में भी चेंज किया है कि जिनके आधार 10 साल से पुराने हो चुके हैं उन सभी रेसिडेंट्स को अपने आधार में POI और POA अपडेट करने की ज़रूरत है। और पिछले 1-2 महीने से इसमें एक्सटेंसिव मीडिया कैंपेन भी हम कर रहे हैं। सो मैं आशा करता हूं कि इस कैंपेन से और ये प्रोजेक्ट मोड में जो हमने इस डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट को लिया है, मिशन मोड प्रोजेक्ट की तरह लिया है, इससे और इस पे आगे भी चर्चा हमारे यहाँ पे UIDAI के ऑफिसर्स हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, श्री कुमार राकेश सिन्हा, श्री RVN श्रीनिवास, श्री शल्लल और संजय रौतेला जी हैं। सो ये सारे ऑफिसर्स टेक्निकल सेशंस में विस्तार पूर्वक इन सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। बट ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे कि आपको अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट, जैसा कि मेरे सहयोगी सुहानी जी ने ऑलरेडी इस बारे में बोला है कि ये हमें एक टाइम बाउंड मैनर में इसको कंप्लीट करना है। और ऑल्दो वी आर फोकसिंग मेनली अपॉन दोज रेसिडेंट्स जिनके कि आधार 10 साल से पुराने हो गए, बट इन जनरल इस पर कोई रोक नहीं है। और जो एडवर्टीजमेंट या जो कैंपेन हम कर रहे हैं वो सभी के लिए है। तो ये अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में आप लोग भी इस चीज़ को इसमें इसके बारे में जागरूकता ले आने का काम कर सकते हैं। और दूसरा जो एरिया इम्पॉर्टेंट है वो है मोबाइल अपडेट का। उसमें भी जनरली मोबाइल अपडेट की इम्पोर्टेंस तो आप सब समझते हैं, बिकॉज मोबाइल आधार से लिंक होना इज़ अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि सर्विसेज पाने के लिए और ऑथेंटिकेशन के लिए मोबाइल लिंक होना चाहिए। और अगर आपको कभी लगता है कि जिन क्षेत्रों में आप काम करते हैं, जिन एरियाज़ में काम करते हैं, जनरली आपको ये आइडिया होगा कि जब लोग आते हैं, रेसिडेंट्स आते हैं किसी भी कार्य के लिए, तो और भी कामों के लिए CSC सेंटर में लोग आते हैं। सो एक जिम्मेदारी आपकी ये भी बनती है कि आप ज़रूर ये कोशिश करें जाने की कि मोबाइल रेसिडेंट्स का लिंक्ड है कि नहीं आधार से। और अगर मोबाइल लिंक नहीं है तो ये उनको इम्प्रेस अपॉन करने की कोशिश करें कि मोबाइल लिंक कराना चाहिए। और इसमें हम इसमें भी एक मीडिया कैंपेन अभी एक ऑर्गेनाइज करेंगे और रजिस्ट्रार्स की इसमें अग्रणी भूमिका रहेगी और बाकी सभी रजिस्ट्रार्स जो हमारे एनरोलमेंट एंड अपडेट इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं। सो इन 2 क्षेत्रों में, एक तो डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट है, दूसरा मोबाइल अपडेट प्रोजेक्ट है। इसमें मैं आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा रखता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इसमें एक अहम भूमिका निभाएंगे। और भी कुछ चेंजेस हमारे एनरोलमेंट एंड अपडेट इकोसिस्टम में हुए हैं जिनके बारे में अभी विस्तार से हमारे ऑफिसर्स चर्चा करेंगे। बट ओवरऑल आई वुड से कि आप लोग का CSC का परफॉर्मेंस और जो आप हमेशा से जुड़े रहे हैं आधार के साथ, मैं आशा करता हूं कि ये हमारा जो ये इंटरेक्शन रहा है और एक दूसरे के माध्यम से जिस तरीके से हमने टारगेट्स और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं, ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। और जो भी कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, उनको हम सुधारने की साथ में कोशिश करेंगे। जो भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इस तरीके की ट्रेनिंग्स, ये आज एक दिवसीय वर्कशॉप जो यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की वर्कशॉप जो यहाँ पे आयोजित हुई है, इसके अलावा भी मैं CSC से ये आग्रह करूँगा कि राज्यों के स्तर पे भी अगर इस तरीके की ट्रेनिंग्स अगर की जा सकें और राज्यों के जो एनरोलमेंट एंड अपडेट ऑपरेटर्स हैं, न सिर्फ CSC के बल्कि उसमें और भी रजिस्ट्रार्स के जो ऑपरेटर्स हैं वो भी अगर जुड़ सकें तो और इस तरीके की ट्रेनिंग चूँकि हम UIDAI की ओर से भी करते रहते हैं और इस तरीके के अगर जॉइंट प्रोग्राम्स हो सकें तो और अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सकेगा। सो इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और आप सभी को एक बार फिर
हार्दिक अभिनंदन और इस वर्कशॉप में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।